बोलूँ कि एक ऐसा क्रिमिनल जिससे पुलिस वालों ने ऐसे तक नहीं लिखवाया और उसको 3 मर्डर करने के बाद भी कोर्ट ने उसको ऐसे छोड़ा कि उसकी कोई भी आइडेंटिटी आज के समय पे हमारे बीच में नहीं है। वो कोई भी हो सकता है कि वो आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ता हो, या फिर आपके साथ आपके कॉलेज में पढ़ता हो, या फिर आपके साथ काम करता हो सकता है कि वो इंसान जिसने 3 मर्डर करे और उसके बाद भी फ्रीली निकल गया। आप सबने इतनी बार डिमांड करी तो इसलिए अब एक फुल फ्लेज वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अपने हेडफोन्स लगा लो, चाहो तो लाइट बंद कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस केस को। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में, अमरजीत सादा। अगर आप इंटरनेट पे ट्रू क्राइम्स वगैरह देखते हो तो आपने इस आदमी जो उस समय पे बच्चा था इसके बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे एक 7 साल का बच्चा एक ऐसा सीरियल किलर बन गया जिसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, जिसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ, और यहाँ तक कि उसके फैमिली के बीच वालों ने ही उसको बचाने की कोशिश करी। (1998) बिहार के मशहूर गांव में पैदा हुआ अमरजीत सादा। वो गांव ऐसा जिसमें सबका बेसिक नीड्स सिर्फ 2 वक्त का खाना था, जो हम अपने घर में देखते हैं, घड़ी, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, बाइक, कार, साइकिल, ये सब भी नहीं। उनका सुबह से लेकर शाम तक का बस यही था कि वो जब सुबह उठे तो उनके पास खाने को खाना हो, और जब वो शाम को सोएं तो वो कभी भी, उनका कोई भी परिवार वाला खाली पेट ना सोए। और ऐसा पूरा गांव भरा हुआ था। उसी मशहूर गांव के एक घर में पैदा हुआ था अमरजीत सादा। अमरजीत सादा की मां का नाम पारुल था। पारुल ही एक ऐसी वजह बनती है जिसकी वजह से अमरजीत सादा पकड़ा जाता है। 1998 में पैदा होने के बाद अमरजीत सादा ने काफी ज्यादा परेशानियां देखी। उसके फैमिली का बेसिक नीड्स यही नहीं कि वो खाना पीना पूरा कर ले, और उसके बाद ऐसे ही 6-7 साल बीत जाते हैं। अब आता है 2006। अमरजीत अब तक 7 साल का हो चुका था, पर एक ऐसा इंसिडेंट जो उसके केस में था, उसमें अपनी मम्मी से खेलने के लिए खिलौने मांगे, पर उसकी माँ जो पारुल जी थी उन्होंने उसको खिलौने नहीं दिए, बल्कि उसको गले लगाया और बोला कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर वो उसके लिए एक ताबीज़ लेके आती हैं और उसके गले में बांध देती हैं और उसको बोलती हैं कि बेटा हनुमान जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ समय ऐसा निकल जाता है, अमरजीत अपने घर के बाहर बैठा होता है, उसका टूटा फूटा मिट्टी का घर होता है और पूरा एरिया ऐसा ही होता है। मतलब वो गाँव आज के टाइम पे बहुत रेयर है, पर उस टाइम पे गाँव के सारे जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, मतलब चाचा, मामा, फूफा जी, मौसा जी, जितने भी लोग थे वो सब उसी गाँव में उसके घर के आसपास ही रहते थे। तो मोस्टली ये गांव एक दूसरे के साथ, भले उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, पर उनके रिलेशन एक दूसरे में बहुत अच्छे थे। और यही एक रीजन बनता है जहां पे अमरजीत सादा पकड़ा जाता है। वो कैसे? अमरजीत अपने घर के बाहर बैठा होता है, अपने टूटे फूटे घर की सीढ़ियों पे, और उसके पैर पे मिट्टी, धूल मिट्टी सब लगी हुई होती है। तभी उसके 2 दोस्त आते हैं, जिसमें से एक का नाम, जो उसके केसेस की रिपोर्ट में है उसमें से एक का नाम शंकर था और दूसरे का नाम शायद राहुल था, पता नहीं, बट शंकर नाम कंफर्म है। वो दोनों से पूछते हैं कि आओ हमारे साथ खेलोगे। तो अमरजीत सादा काफी देर तक बस उनको देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ उसके जो मम्मी पापा हैं वो भी उसको देख रहे होते हैं कि इसके दोस्त को बुलाने आए, जो कि इसके कजन ही थे, और ये चिल्ला के उनको वहां से भगा देता है। सोचो, 6 साल का बच्चा एकदम साइलेंट स्टेट में रहता है, लेकिन जब उसके दोस्त को बुलाने आते हैं तो उसको वहां से भगा देता है। और ये जान के उनके पेरेंट्स को लगा कि चलो नॉर्मल है, मन नहीं होगा उसका। एक दिन पारुल की बहन मीना, जिनको शायद पटना जाना था क्योंकि उनके पति वहाँ पे काम कर रहे थे और उनको एक ऐसी जॉब मिल गई थी जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा सुधार सकती थी। इसी वजह से जो मीना थी वो अमरजीत सादा की माँ पारुल को बोलती हैं कि वो उनके 6 साल के बच्चे को उनके पास छोड़ जाती हैं कि तुम इसकी टेक केयर करना, और मैं जो भी हमारे पास पैसा आएगा उससे तुम्हें इसका खर्चा पानी देती रहूंगी। अब क्योंकि उस गांव में 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा था और उनको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा जो था वो उनके लिए बहुत ही किफ़ायती था। इस वजह से जो अमरजीत की माँ होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सादा परिवार के जो मुखिया उसके पापा होते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अमरजीत का जो कज़न होता है वो उसके साथ रहने लगता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। पारुल और उनके हस्बैंड को, जो कि अमरजीत के माता पिता थे, उनको पैसे मिल रहे थे अपनी बहन के बच्चे को संभालने के। अमरजीत भी अपना इधर उधर घूमता फिरता रहता, शांत बैठा रहता, कुछ अजीब अजीब हरकतें करता। और एक दिन जब पारुल घर आती हैं तो उनको देखने को मिलता है कि उनकी बहन मीना की जो संतान थी वो उनके घर पे नहीं मिलती है। किसी को भी नहीं पता कि एक छोटा बच्चा कहाँ चला गया एकदम से, और कोई इनको ढूंढ भी नहीं पा रहा। और ऐसे ही करते करते बहुत समय निकल जाता है, और जब उसकी मम्मी पापा वापस आते हैं वो उनके पूछते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो उसको
बरगला देते हैं, कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया और वो मिल नहीं रहा है और आज पता नहीं कहाँ पे है वो। और ये सुन के मान लो पूरा जो सादा फैमिली और पूरा गांव है वो सहम जाता है और बहुत निराश हो जाता है। पर क्योंकि उनका रिलेशन इतना अच्छा होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर उनको ढूंढना शुरू करते हैं एक बार फिर से, जबकि वो मिलता ही नहीं है। और ऐसे ही 1 साल निकल जाता है। अब आता है 2007 के। फैमिली में इतना बड़ा ट्रॉमा तो हो ही गया था, पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि अमरजीत सादा की फैमिली में एक और बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची के जन्म से कहीं ना कहीं उसको समझ लेते हैं कि चलो अगर हमारा भगवान ने एक बच्चा ले लिया तो एटलीस्ट एक खुशी और हमें दे दी। और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है उनके घर में, तो छोटे मोटे फंक्शंस हो रहे होते हैं, गांव वाले आते हैं, जो कुछ भी उनसे मिलजुला के होता है वो थोड़ी सी पार्टी वार्टी करते हैं। पर उसी के 1 हफ्ते बाद वो 8 महीने की बच्ची भी गायब हो जाती है। पर इस बार जब गांव वाले ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अमरजीत सादा के जो फादर होते हैं वो मना कर देते हैं और किसी भी गांव वाले को भनक तक नहीं लगती है कि उनके घर से एक छोटा बच्चा कहाँ चला गया। पर जहाँ एक जगह पार्टी हो रही थी वहीं वो छोटा बच्चा दिखना बंद हो जाए। हम सबके यहाँ कभी भी कोई भी अगल बगल में भी अगर किसी के यहाँ बच्चे आते भी हैं नानी वानी के घर में घूमने तो वो पूरे मोहल्ले में घूमते रहते, तो सबको पता रहता है। और यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची उसी फैमिली से फिर से गायब हो गई। पर इस बार शायद जो पारुल थी उनको थोड़ी बहुत भनक लग गई थी कि इसमें कहीं ना कहीं उनके फैमिली के अंदर कहीं कोई है जो ऐसी चीजें कर रहा है। उसके बाद 2008 का शुरुआत होती है और वहीं पे उसी गांव में एक चुनचुन देवी नाम की महिला रहती है जो डेली वेजेस का काम करती थी। मतलब सुबह उठती थी, अपने बच्ची को जो उनकी बेटी थी उसको 3 साल की जो उनकी बेटी थी उनको स्कूल छोड़ती थी, वहां से अपना काम करने चली जाती थी और वापस आते वक्त अपनी बेटी को लेकर चली आती थी। एक दिन वो स्कूल की तरफ जाती हैं, अपनी बेटी को छोड़ती हैं और वहां से अपना काम वाम करने निकल जाती हैं। और जब वो वापस आती हैं तो उनको वहां पे अपनी बेटी नहीं मिलती। पहले तो वो आसपास में ढूंढती है कि शायद किसी क्लासरूम में सो गई होगी या कुछ, पर स्कूल बंद हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था और जो बच्चे कुछ गार्ड्स वार्ड्स थे स्कूल में जो थे भी नहीं उस टाइम पे मान लो, उनसे पूछती हैं और वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता। कहीं ना कहीं चुनचुन देवी जिनकी 3 साल की बेटी खुशबू, जिसका रिपोर्ट्स में है कहीं पे खुशी कहीं पे खुशबू लिखा हुआ है, वो नहीं मिलती। और इस बार क्योंकि उस गाँव में ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे बच्चे के खोने वाले, इस वजह से चुनचुन देवी सीधा पुलिस के पास जाती हैं और एक केस रजिस्टर करवाती हैं। अब क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उस गांव से ऐसा कोई वारदात हुई है, इसी वजह से पुलिस भी सीरियसली तहकीकात करना शुरू कर देती है। और तहकीकात करते करते वो एक टूटे से मिट्टी के घर के पास पहुंचते हैं और वहां पे उनको पारुल मिलती हैं, अमरजीत सादा की माँ। और उनसे जब पूछते हैं कि आपको कुछ का पता है क्योंकि आपके घर से भी ऐसा हो चुका था गायब, तो क्या आपको कोई पता है या आपको किसी पे शक है, तो वो मना कर देती हैं। क्योंकि अमरजीत सादा के जो पिता, जो सादा फैमिली के लीडर थे, उन्होंने भी मना कर रखा था किसी को बताने से। जब उन्होंने अपने 8 महीने की बिटिया का राज छुपा लिया, पूरे गांव से छुपा लिया ऑल दो, तो वो इसको कैसे पता लगने देते। पर चुनचुन देवी की हालत देख के अमरजीत सादा की जो मम्मी होती हैं वो एक बच्चे को बुलाती हैं और पुलिस वाले वहीं खड़े होते हैं, कांस्टेबल खड़ा होता है और वहीं से वो बुलाते हैं कि आपको इसके बारे में पूरे गाँव में सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो आपके पीछे खड़ा है। और जब पुलिस का कांस्टेबल पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद मजाक कर रहे हैं ये कोई हमसे। पर पारुल जिस तरीके से कांस्टेबल से बोलती हैं, कांस्टेबल भी मान जाता है कि कहीं ना कहीं शायद वो सच बोल रही हैं। और उनके पीछे एक बच्चा आता है जिसके गले में काले रंग का बड़ा सा ताबीज होता है, जो कि अमरजीत सादा की माँ ने उनको तब दिया था जब वो उनसे खिलौने मांग रहा था। और जब उसके ही 1 हफ्ते बाद अमरजीत ने अपने खुद के कजिन को मौत के घाट उतार दिया था। अमरजीत बहुत देर से खड़े खड़े एक क्रीपी सी स्माइल में हंसे चला जा रहा था और पुलिस वाले उसको देख के लगते हैं कि शायद छोटा बच्चा है, मजाक कर रहा होगा, 7-8 साल का ही है, क्या ही कर लेगा। तो जैसे ही वो जाना शुरू होते हैं, अमरजीत पीछे से बोलता है कि तुम मुझे अगर बिस्कुट दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि खुशबू कहाँ है। अब पुलिस वालों को पहले लगा कि बच्चा है बिस्कुट मांग रहा हो ऐसे, क्योंकि पारुल जो उसकी मम्मी थी अगर वो खुद बोल रही थी कि इसको पता है, तो पुलिस वाले एक बार और पूछते कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वो फिर से हंसते हुए अजीब तरीके से बोलता है, नहीं, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया और वो कहाँ पे है। पुलिस वाले, क्योंकि वो केस पहला नहीं था, इसी वजह से तुरंत अमरजीत की फैमिली और अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहां पे जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो अपनी कुर्सी पे, जहाँ पे उसका पैर भी नहीं पहुंच पा रहा था, वहीं बैठ के अजीब तरीके से हंस रहा, कभी एकदम शांत हो जा रहा, घूरने लग रहा और इधर उधर देख रहा था। तभी पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि बताओ। कहता नहीं, पहले बिस्कुट दो फिर पता कर लो। और जब उसको बिस्कुट दिया जाता है तब वो बोलता है कि मुझे पता है मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसको सुला दिया है। किसको? 3 साल की खुशबू को सुला दिया है।
पुलिस वालों के आंखों के सामने से मान लो रोशनी चली जाती है और वो लोग तुरंत अमरजीत को बोलते हैं कि तुम हमें बताओ कहाँ है, क्या किया तुमने। तो वो कहता है कि मुझे एक और बिस्कुट चाहिए। और जब पुलिस वाले उसे एक और बिस्कुट देते हैं तब वो लेके जाता है उसी स्कूल के पास। तब वो उसे बताता है कि आज सुबह जब मैं यहाँ स्कूल के पास घूम रहा था तो मुझे ये खुशबू यहाँ पे बैठी हुई दिखी, तो मैं इसको उठाया, ले गया और इसको जमीन पे रख के इसको सुलाने लगा और ये नहीं सोई तो मैंने इसका गला कस के दबाया, पर मुझे मजा नहीं आया। इसी वजह से मैंने उसके गले को और जोर से दबाया और जैसे ही वो चिल्लाने लगी तो मैंने उसके सर पे पास में पड़ी एक ईंट मारी। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि वो रोना शुरू कर दी, इस वजह से मैंने वही ईंट उसके सर पे बार बार मारी और उसको वहीं पे जिस जगह पे वो खड़ा था, ये सब बता रहा था, उसी के नीचे घास के नीचे खुशबू की बॉडी मिली। और उसकी हालत देख के मानो पूरे गांव सदमे में चला गया कि एक 8 साल का बच्चा एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या कर। और ये खुशबू और अमरजीत का क्या कनेक्शन था, अमरजीत कैसे खुशबू को वहां से लेके आया, खुशबू कैसे मान ली और स्कूल में किसी ने क्यों नहीं देखा, वो तो आज तक किसी को नहीं पता चला क्योंकि ऐसी चीजें अमरजीत से एक्सपेक्टेड नहीं थी। इस वजह से पुलिस वाले पूछते हैं उससे, क्या जो 2 चीजें और हुई थी तुम्हारे घर में वो भी तुम नहीं करी थी। अमरजीत बिस्कुट निकाल के खाता है और इनको वो जवाब देता है जिसको सुन के पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ। और अमरजीत बोलता है कि हाँ, उनको भी मैंने सुलाया। पर सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि अमरजीत इतने बैकवर्ड एरिया से था कि उसके घर में टीवी नहीं था, न्यूज तो बहुत दूर की बात है, ना उसने कभी ऐसा देखा, ना उसने कभी ऐसी चीजें सुनी, ना अपने फैमिली में देखी कि क्या होता है, क्या ये है, कैसे मारा उसने, कैसे गुस्से मरा। पर एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में इतना सब कैसे आया। तो उसको अरेस्ट तो कर नहीं सकते थे, उसको जेल नहीं भेज सकते थे, इस वजह से उसको स्पेशल जुवेनाइल एरिया में रखा गया जहाँ पे उसके ऊपर 2008 से लेके 2016 तक काफी ज्यादा मतलब टेस्ट हुए, लोगों साइकेट्रिस्ट आए, ह्यूमन माइंड कंट्रोल जो लोग पढ़ते हैं उसके बारे में वो आए और उनको एक चीज पता चली कि अमरजीत सादा एक नॉर्मल बच्चा था पर उसके अंदर 2 तरीके के डिसऑर्डर्स थे। पहला, वो एक सैडिस्ट था, मतलब उसे दूसरों को दुखी देखने में, रोने में, उसने कभी नहीं देखा न्यूज में, बट उसको रोने में, दूसरों को दुख देने में, तकलीफ देने में, यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि वो जो सबसे पहले 8 महीने की जो बच्ची थी उसको वो चुटकी नकोटता था जिससे वो रोती थी और उसको अच्छा लगता था। एक और उसके अंदर निकला कि उसको न्यूरो कंट्रोल मोटर डिसऑर्डर है जिसमें इंसान पता नहीं लगा पाता है कि वो खुश है कि दुखी है कि क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसे लोग मरते हैं। और तब जाके अमरजीत सादा को उस जुवेनाइल केयर में रखा गया और 18 साल का होते ही उसको बरी कर दिया गया, उसकी पूरी डिटेल्स चेंज कर दी गई, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी गई, क्योंकि जब उसने वो किया उसको कुछ भी पता नहीं था, ना उसके घर पे टीवी था ना कुछ था। इसका मतलब है कि उसके कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल चीजें थी जिस वजह से उसने ये सारे कदम उठाए। और आज के टाइम पे अमरजीत सादा कहाँ है, किस नाम से है, किस जगह पे है, हम सब में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो ये थी कहानी अमरजीत सादा की जिसने अपने पूरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें करी कि उसको हिस्ट्री का सबसे यंग सीरियल किलर बोला गया। शायद ये वीडियो देख रहा हो या फिर ना भी देख रहा हो, तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक बने हो तो 1 लाख सब्सक्राइबर में हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर बाकी हैं, सिर्फ 99,000 बाकी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ क्या चेंजेस चाहिए, क्या केसेस आपको चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लाने वाले हैं द सर्पेंट किलर्स 400 ब्रांच के ऊपर वीडियो। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी रहो सेफ रहो और भैया अपने बच्चों को फोन वोन से दूर रखो, यही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी और हाँ, कमेंट करके ज़रूर जाना प्लीज़। इससे यूट्यूब को अच्छा लगता है कि यूट्यूब को लगता है कि वीडियो पुश करने लायक है। और लास्ट वीडियो हमारी देखना जाके जो ड्रम वाला केस था मेरठ का, उस पर बनाई हुई काफ़ी अच्छी, आप लोग प्यार दे रहे हो उस पर, बट कमेंट करके जाया करो, लाइक करके जाया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।